अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। बलूचिस्तान में दुश्मनों ने कोयटा की फिजा में एक बार फिर बारूद की बू फैला दी है। कीमती जानें दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई हैं। शहर की फिजा सोगवार है, लेकिन इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से यह कौम डरने वाली नहीं। प्रोग्राम में इस अफसोसनाक वाक़े पर बात करूंगी। बात होगी हमजा शहबाज की नैब में पेशी की, जिसमें कई हक़ाइक़ सामने आए हैं। हमजा जमानत की छतरी में नैब के सामने पेश हुए, लेकिन कई सवालों के तसल्ली बख्श जवाबात नहीं दे सके। इसके साथ साथ मदारस में बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के इशू पर हम बात करेंगे आज, जैसे हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस मामले को उठाया था। आज भी शवाहिद और डाटा के साथ दोबारा इस मसले पर बात करेंगे, क्योंकि वफाकुल मदारिस के तर्जुमान हनीफ जालंधरी का मौक़िफ़ तो ये था कि उनके इल्म के मुताबिक 10 साल में तशद्दुद के सिर्फ 2 ही वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उनसे बात करेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि आपने कल प्रोग्राम में वादा भी किया था कि आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे। तो आज कुछ आपको वाक़यात भी बताएंगे, दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। कोयटा में फिर दुश्मनों का वार। हजारगंजी की सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका। FC एहलकार समेत 20 अफराद शहीद, 48 जख्मी। सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज। जाबहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हजारा बिरादरी का मगरबी बाईपास पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। आमदन से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज से 3 घंटे तक पूछगछ। आमदन से जायद असासों पर सवालात हुए, हमजा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। नैब ने 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से तालिबात का डाटा चोरी होने की खबरें गर्म। डाटा हैक करके फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान कहते हैं तालिबात का सरकारी वेबसाइट पर डाटा मौजूद ही नहीं है, हैक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों बच्चे बेआसरा जिंदगी गुजार रहे हैं। आज स्ट्रीट चिल्ड्रंस के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बेघर बच्चों के हुकूक के लिए आगाही फराहम करना है। इन बच्चों की तालीम, सेहत, तफरीह और जहनी तरबियत के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करना है। धमाका हुआ, लोग कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तबाही तबाही। खुद कुछ धमाका था, ये खास कम्युनिटीज में टारगेट नहीं था, उसमें हजारा कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है। 8 बजे इकट्ठे में हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी और आज सबसे पहले बात होगी, दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोयटा के अमन पर वार किया है। फ़ज़ा में बारूद की बू फैला दी है। हजारगंजी की सब्जी मंडी में खुदकुश धमाके के वक्त खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके में 2 बच्चों समेत 20 अफराद शहीद हो गए हैं, 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान अरसा दराज से दहशतगर्दों के निशाने पर है। 6 बरस के दौरान 2000 अफराद जान से चले गए हैं सिर्फ एक इसी मखसूस इलाके में। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा कोयटा मुतासर हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कुछ दिनों पहले भारत के अज़ाइम से खबरदार किया था, जबकि वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पेशगोई की है कि मोदी अपने नेटवर्क के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करवाएगा। महमूद ने कहा कि 20 से लेके 26 तारीख तक, क्योंकि इस बात के शक हैं कि अगर मोदी को पहले टर्न पे वो वोट ना मिले जिसका वो सोच रहा है, तो फिर हमारी इंटरनल मुल्क में हालात ख़राब करने की हिंदुस्तान कोशिश करेगा। हिंदुस्तान कोशिश करेगा कि अगर मोदी को अपनी ख्वाहिश और अपनी सोचों के मुताबिक वोट नहीं मिलते, तो वो KPK और बलूचिस्तान में उनके जो नेटवर्क हैं उनके ज़रिए दहशतगर्दी की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक ज़िंदा कौम है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इस सारे मसाइल पर काबू पा लेगा। दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कोयटा की फ़ज़ा सोगवार है। इस बारे में सबसे पहले ज़ख्मियों की हालत के बारे में जानने के लिए नूरुल आरिफीन साथ मौजूद हैं।
नूर, हज़ारगंजी ये वो इलाका है कि 2012 से लेकर 2015 तक मुसलसल ये खबरों की जीनत बना रहा। मुसलसल इसी इलाके पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहे और एक बार फिर आज जब ये बड़ा वाक़या सानिया हुआ है पूरे 1 महीने के बाद, फिर हम देख रहे हैं कि हज़ारगंजी को टारगेट किया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े में 40 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सबसे पहले इन ज़ख्मियों की हालत के बारे में बताइए, इनको ट्रीटमेंट कैसी दी जा रही है? जी किरण, बिल्कुल बलूचिस्तान का सवाई दारुल हुकूमत कोयटा एक बार फिर दहशत गर्दी का शिकार हुआ है। हज़ारगंजी बम धमाके में एक एफसी एहलकार और 2 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, जबकि 40 के करीब जो है अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, जिस वक्त कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। 18 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 10 का ताल्लुक जो है हज़ारा बरादरी से। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जो है ज़िया लांगोफ ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि धमाका खुदकुश था और मुश्तबा शख्स की जो फॉरेंसिक टेस्ट के जो नमूने हैं वो जो लेके लेबॉर्ट्री के लिए भेज दिए गए हैं। इस वक्त कोयटा की जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ज़ख्मी जो ज़ेर इलाज है उनमें 19 जो है वो BMC जो मुंतकिल किए गए हैं, जबकि 8 कोयटा के ट्रामा सेंटर में है, जबकि 3 के CMH में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। 5 FC एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुए थे जो इस वक्त FC अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुकाम का बताना है कि जो बेशतर जो ज़ख्मी है उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, जबकि 5 जो ज़ख्मी है उनकी हालत तशवीशनाक है, जिन्हें ICU में रखा गया है। जी नूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से आगाह करने के लिए। दुआ गो 40 अफराद के लिए कि अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम हमने किया था मदरसे में बच्चों पर तशद्दुद के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, वफाकुल मदारिस के तर्जुमान से हमने बात की थी और उन्होंने हमसे ये मुतालबा किया था कि आप सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल सबूत देना हमारा काम नहीं, लेकिन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब हमने आवाज़ उठाई है तो फिर इस बात को आखिर तक लेकर जाएंगे। चलिए कुछ सबूत दिखाते हैं पहले और फिर इस पर तफसीली तौर पर बात करते हैं। भाई साहब इस तरीके से मत मारो। वालदा खड़ी हुई, वालदा कह रही है खैर है, अगर कोई इतने मसला तो नहीं था। गई मदरसा तो बाजी ने इसको डांटा, मारा, जलाया, तो उसकी वजह से वो फिर 3 दिन से मदरसा ही नहीं जा रही थी। सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना, मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराए, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बुरा बुरा हम पिटे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसी। आपकी इंतजामिया ने जो आपको रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 10 सालों में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाक़यात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? मदरसों में बच्चों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात, इस इशू पर गुज़िश्ता रोज़ हम तफसीली तौर पर बात कर चुके हैं। छुट्टी करने पर, सबक याद न करने पर, देर से आने पर और दीगर मामलात में मदरसे में तशद्दुद किया जाता है। बच्चे खौफ के बाइस मदरसों में जाने से कतराते हैं। कोशिश की कि किसी तरह इस हसास मामले का एहसास उन अफराद को दिलाया जाए जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को देखें और इनमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तो करें। वफाकुल मदारिस के तर्जुमान हनीफ जालंधरी साहब का मौक़िफ़ कि उनके इल्म के मुताबिक या जो उन्हें रिपोर्ट दी गई है उसके मुताबिक 10 साल में तशद्दुद के सिर्फ 2 ही वाक़यात रिपोर्ट हुए। इंतजामिया ने जो आपको रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 10 सालों में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाक़यात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। हनीफ जालंधरी साहब का कहना है कि 10 साल में तशद्दुद के सिर्फ 2 ही वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और उसके बाद कोई शिकायत ही नहीं मिली, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। HRCP की रिपोर्ट कुछ और बता रही है, कुछ और दिखा रही है। सिर्फ अगर पंजाब का जिक्र कर लिया जाए तो यहाँ पर 2011 से लेकर 2019 तक मदरसों में तशद्दुद और कत्ल के 55 केसेस दर्ज हुए हैं। गुजरावाला में 2018 में मदारिस में बच्चों पर तशद्दुद के 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। एक मदरसा वफाकुल मदारिस से रजिस्टर्ड था। फैसलाबाद में 2018 में मदरसे में बच्चा कत्ल हुआ। मदरसा तंजीमुल मदारिस से रजिस्टर्ड था। मुल्तान में 2018 में कारी के तशद्दुद से 8 साल की बच्ची महानूर की मौत वाक़ई हो गई। मदरसा दारुल उलूम हनीफिया वफाकुल मदारिस से रजिस्टर्ड है। तशद्दुद के 3 दिन बाद इसकी FIR काटी गई और कारी कुछ दिन बाद जमानत पर रिहा हो गया और कारी अब भी इसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। शायद वफाकुल मदारिस के तर्जुमान हनीफ जालंधरी को सही मालूमात दी नहीं जा रही हैं या फिर वो इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है? मैं ज़रूर आज हनीफ जालंधरी साहब से भी इस बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले जिस फैमिली के ऊपर ये कोहराम गुजरा है वो फैमिली मेरे साथ मौजूद है। महानूर फातिमा के वालिदैन मेरे साथ मौजूद होंगे। राशिद हमीद उनके घर गए हैं। राशिद, सबसे पहले तो इनसे ये पूछिए
कि जब ये वाकया हुआ, जब बच्ची की मौत वाक़ई हो गई, उसके 3 रोज के बाद FIR क्यों काटी गई? क्या मसाइल आ रहे थे? क्या पुलिस भी ताउन नहीं कर रही थी? हाँ जी बिल्कुल किरम, महानूर फातिमा के घर पर हम मौजूद हैं। इस बच्ची को जो है गुज़श्ता साल अगस्त में जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, मौलवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। और जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब ये बताइएगा, जब ये वाक़या रोनुमा हुआ उसके 3 दिन बाद FIR काटी गई, क्या पुलिस ने आपके साथ किया या नहीं किया? पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। 3-4 महीने से मदरसे में बच्चे पढ़ते थे और ख़र्चा भी दिया, फीस दी, महाना दिया, गंदम भी दी, जो चीज़ कहते थे वो भी देते रहे और पढ़ते रहे बच्चे। पहले 8वें दिन ले आके थे, फिर 15 दिन ले आते थे। जब जुमेरात लेके आए, जुम्मे पूछाया, उन्होंने हफ्ते बच्चे को मारा, बच्चे घर निकल आए, 3 बच्चे घर निकल आए। और कारी ने फ़ोन किया बच्चे घर आए, मैं कहा नहीं भाई मैं तो काम पे हूँ, मैं तो दिहाड़ी करता हूँ। तो फिर जनाब उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, बच्चे कहाँ गए? बच्चे घर आ गए। वल्दे दिहाड़ा से लाए गए उस बच्चे नू भाई पुचा ले, उन्होंने कूड़ मरे ने निकल आए। लेकिन जल्द उत्थे गए उन्होंने तो वाकई बच्चे नू मारे आई। जल्द मारे ने तो उन्होंने रंग शंग उड़ गया। उन्होंने गल की तो उन्होंने कहा नहीं जी असा कोई नहीं मारे बच्चे नू। बच्चे आके वादे सानू ने मारे, टिका के मारे। छोटे बच्चे नू मारे ने, उन्हें पेशाब जो खून आवन लग गया छोटे। उन्होंने जनाब इतना मारिया। उस तो बाद अस बच्ची दे गए, उसे मेरी बेगम गई बच्ची देर, उन तो पता कि तो क्लास दे विच पई है। उन्होंने कहा भाई नू के जने कोजी को नहीं नू। वो जनाब अले अस वत 2-2:30 बजे को उन्हें काम तो आया, मैं उनको लाइंदे तो वापस लगे उस घर वल दे दिहाड़े अस बाल नू इतने शाम वेले पुछे दसिया भाई के होया के नहीं होया। उन्हें कहा मैंने कुछ को नहीं। उस्ताद की इतनी दहशत है, उस्ताद आगे जे अगर तुसा घर दस दिता तो मैं तुहानू मार के देसा उथा याद है। बाला न दसिया सानू वल्दे जेड़ा खेरी मिन्नत तरला कीता, कुरान मेला कीता बालां दे अगू भाई तुसा मेहरबानी करो साकू दसो के मसला है। उन्हें वत साकू दसिया कि साकू उस्ताद मारे, बड़ा मारे। उसके बावजूद साढ़ा 11 बजे उहदे कोल गए पुछण भाई सारे बालां नू तू क्यों मारा या, क्या वजह है? बाल बोले आ तो साकू दसिया, इवें थोड़ी जी दसिया। उसके बाद अस जनाब उत्थे पड़ गए, बै बालां ही मारे, बै बालां नू मरे उन्हें। जेल उत्थे लाए तो उस भाई वो हाई कोर्ट पई वे वञो लड़ लो। वो साकू सीधा हो गया, सारे कोल बाल ही पढ़न कोई है ना, माइना नू जानना ना मैं तुआकू जानना। हालांकि 4 महीने तो बाल पढ़ते पे, ठीक ठाक पढ़ते पे। उन्हें अपनी बेटी का पाज लुकाउण वास्ते सारी बच्ची का जुल्म किया, तशद्दुद किया उन्होंने जनाब। पहले वो बेटी मारे, फोन करी करेंदी आई, उस सुनिया भाई बाल आई, उन्हें आख्या भाई फोन करेंदी खड़ो दी बाजी। बस वो फोन रुका के तो जनाब उन्होंने मारन लग गई सोटी। आप थाने गए, थाने वालों ने आपकी बात सुनी? थाने वालों ने बात नहीं सुनी हमारी। उन्होंने जनाब के अब्दुल हक साहब आओ हम थाने पे मुकाते हैं, थाने पे गल बात करते हैं। ये बात राशिद ये पूछिए, ये किसने कही है इनसे? थाने तो गए, ये बात इनसे किसने कही है कि ये थाने पर मामले को निपटाते हैं? राशिद इनसे पूछिए। अच्छा जमील साहब ये बताइएगा, ये आपको किसने बात की कि हम थाने पर मामला जो सारा है उसको निपटाते हैं, वहाँ पर आपका मामला जो है उसको वहाँ पर निपटाने की कोशिश करते हैं? किसने बात की आपसे? ये किसी ने नहीं की, थाने वाले ने खुद कहा कि आप निपटाते हैं। SHO आया, उन्होंने डाका दिया, आप उन्हें कटे वादा FIR उन्हें कहा आप कटी वादी, साड़ी कोई ना सुनी। उन्हें सानू हथू ज्यादा साढ़े नाल की दोने साड़ी कई गल ही ना सुनी। उन्हें रामे हस्पताल भेजा, उत जनाब रेफर किया निश्तर वाले, निश्तर गए उन्हें साड़ी कई ना सुनी। वही सानू आखे ने बच्ची फराड की वधिया दुख है, इवें गंदे बंदे जने थे। उन्हें जनाब उन्हें साढ़े नाल कोई ताउन नहीं किया, ना हस्पताल वाले ना थाने वाले किसी ताउन नहीं किया साढ़े नाल। असा जनाब धक्के खा खू दे हटे हैं। इमरान खान अगू अपील है सही कि साढ़े नाल इंसाफ किया वजे, मेहरबानी करें वजीर आला, वजीर आजम, चीफ जस्टिस साहब, सारी अपील है कि सानू इंसाफ मिले वजे। कहाँ तक आप गए इंसाफ के लिए? अब क्या केस की क्या सूरत हाल है? केस की ये सूरत हाल है कि वो जमानत है सानू जनाब कोई आदे ने सर थोड़े कागज कश ही कोई नहीं, थोड़ा फराड है सारा। हस्पताल गए, निश्तर गए, थाने ते गए, SSP इन्वेस्टिगेशन को गए जनाब, उन्हें कोई नहीं की सारी। उन्हें जनाब पहले सानू बस तोड़ छोड़े जी, वाह करे सो तो बस आगू बजाई रख दें तरीके से। दिहाड़ीदार गरीब बंदे हैं, कह नहीं सुनी साड़ी जनाब अली। सानू सारे जड़े ना बस इवें बजाई रखे, दलील की रखे सानू। राशिद इनसे पूछिए
कि जिस वक्त इन्होंने बताया कि ये पुलिस के पास भी गए, ये अस्पताल भी गए, इन्होंने हर तरह से कोशिश की किसी तरह से इंसाफ मिले, लेकिन हर जगह इनको जिल्लत और रुसवाई का ही सामना करना पड़ा सिर्फ। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मदरसे की इंतजामिया ने इनसे रब्ता करने की कोशिश की, मदरसे ने चाहा कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। जी मुनीर साहब, ये बताइएगा मदरसे वालों ने भी आपसे रब्ता किया इस मामले को रफा दफा करने के लिए, या सुलह सफाई के लिए, या किसी किस्म का आप पर कोई प्रेशर डाला हो, या कोई आपसे सुलह के लिए उन्होंने बात की हो? नहीं, सुलह वास्ते कोई गल नहीं की थी उन्होंने साको तू धमकी नहीं थी वनो हाई कोर्ट भाई वे लड़ लो, जेड़ा कोई थी वनो कर लो। अगू कह नहीं गल सुनी साढ़े हक च क्या रिपोर्ट ही नहीं दी थी जनाब। अस रो रो के धक्के खा खा के घर हट के आते मेरे सारी कह नहीं सुनी जनाब मेरी। इतना जलील किया कि याद कोई नहीं। सारी बच्ची 9 ध्याड़े निस्तर पे रही, 9वें ध्याड़े फौत हो गई, साको लाश ही ना अंडे पे। असा जोरी लाश लाए, मीडिया की मेहरबानी के सानू लाश उन्हें लैके दी। कौन लाश नहीं दे रहा था? कौन लाश नहीं दे रहा था? इस बाप को कौन लाश नहीं दे रहा था? ये आपको कौन लाश नहीं दे रहा था? डेथ तो वहाँ पर हो गई थी, समा ने इस इशू को हाईलाइट भी किया था, समा आपकी आवाज़ भी बना था वहाँ पर, बच्ची को एडमिट भी करवाया था हॉस्पिटल में, उसके बाद बच्ची की वफात हो गई। कौन आपको मुहैया नहीं दे रहा था? उसमें क्या रुकावटें थी? SHI के पता नहीं कौन आई, DSP आई, वो आया जनाब निश्तर ने जने गड्डी दी है तो हिंदे तो आपको पहुँचा ने जने उन्हें तो उन्हें गड्डी में पावन लगे उसे मीडिया वाले को धक्के दिते, उन्हें तस्वीर ही ना बनावन दी थी। इस लिहाजा सा लाश तू अपने घर लाई तो बई गड्डी चलाया से प्राइवेट तो इन्हें तो साकू जड़ा नहीं जलील किया, लाश लुकावन की गाल की थी उन्हें कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी जो मीडिया वाले चंबड़ गया तो उसे चंबड़ के अपनी लाश लाए तो घर आए रो रो ते जनाब उन्हें सारे कह नहीं सुनी, सारे तरफ ही कह नहीं की थी। और बहुत अफसोस का मकाम ये है राशिद, बहुत अफसोस का मकाम ये है कि आज इंसाफ दिलवाने के लिए भी और इस बाप की आंखों में जो आंसू हैं, शायद इसे भी साफ करने में हम कुछ ना कुछ किरदार अदा कर सकें, अपनी सी कोशिश कर सकें, इस मामले को दोबारा हाईलाइट कर सकें। मुझे कुछ खवातीन की आवाज़ें भी आ रही हैं, अगर इस बच्चे की वालिदा साथ मौजूद हैं प्लीज़ उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि महानूर फातिमा ने इससे पहले जब ये वाकया हो गया, जब उसकी मौत वाक़ई हो गई, इससे पहले कभी बताया कि मदरसे में तशद्दुद किया जाता है या मारपीट की जाती है? पहले बताया था बच्चों ने? और कितने बच्चे हैं इनके? जी किरण, बच्चों ने पहले आके इनको बताया था, वालदैन को बताया था कि मदरसे में तशद्दुद है, लेकिन वालदैन ने कहा कि कोई मामूली तशद्दुद होता होगा या इन्होंने बच्चों ने कोई गलत बयानी की होगी, तो फिर दोबारा वालदैन जो है ये उनको लेकर कादरपुरा मदरसे में गए। सो जो सादिया इनकी वालदा हैं बच्ची की महानूर की, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बीबी आप बताइएगा, आपको बच्चों ने आके बताया कि हमें मारते हैं, क्या कहा बच्चों ने? बच्चों ने आके कहा हमें मारते हैं, हम इस वजह से आदिल, औरंगजेब और हमजा भाग आए थे। हम इनको सुबह पहुँचाने गए तो वहाँ जाके देखा कि मेरी बच्ची पर तशद्दुद किया हुआ था, वो क्लास में बेहोश पड़ी थी। हम उसे घर ले आए और घर आके उससे बहुत कोशिश की भाई हमें बता, उसने नहीं बताया। जब उसे हमने कहा हम तुम्हें नहीं दोबारा पढ़ने भेजते, फिर उसने बताया कि मुझे बाजी ने मारा है, फ़ोन की वजह से मारा है, बाजी सफ़िया ने और अब्दुल हक ने, और मार कर फिर बदन पर बर्फ़ मारी है ताकि तशद्दुद के निशान मिट जाए। कितने बच्चे हैं आपके और कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे? क्या आप दाने भी उनको देते थे? कितने दाने देते थे? राशिद, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ये बहुत हौलनाक बातें हो रही हैं इस वक्त, जो वालिदा बता रही हैं कि पहले मारपीट इन मासूम बच्चों के साथ की जा रही है और उसके बाद बर्फ, असातिज़ा खुद बर्फ लगा रहे हैं कि ये जख्म के निशान न रहे। हनीफ जालंधरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहूँगी आज एक बार फिर। कल आपने कहा था कि कुछ सबूत दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो इतने सारे केसेस जो हमने सिर्फ कल आपकी बात से लेकर के अब तक के जो रिसर्च की है, बहुत सारे मामलात वाकयात मिल गए हैं, लेकिन ये जो एक फैमिली को मैं लेकर आ गई हूं सामने, ये मुल्तान की ही है, वफाकुल मदारिस से तो करीब ही होगा। सर, ये भी आपके इल्म में नहीं था क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि मैं कल भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं और आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूं ताकि तमाम लोग सुन लें कि उसूली तौर पर हमारा ये मौक़िफ़ इंसाफ, अदल और अक़ल और इस्लाम, शरीयत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में है कि किसी पर भी तालीम के लिए या किसी भी और गर्ज के लिए तशद्दुद करना कतन जायज़ नहीं है। कोई अगर अपने शौक़ से पढ़े तो ज़रूर पढ़ाया जाए, वरना कोई इस बात का शरन, कानूनन, अखलाकन मुकल्लफ और पाबंद नहीं है
कि वो अपने शागिर्दों पर बिल्कुल ठीक है। हनीफ साहब माफ कीजिएगा कतई कलामी की मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल हनीफ साहब मैं आपसे सवाल करें। हनीफ साहब कल मैंने आपसे आपकी तमाम बातें सुनी थी, लेकिन इस वक्त मुझे प्लीज आपसे बात करने दीजिए, मैं आपसे सवाल ले रही हूँ सर। बात कर सकूंगा, अगर मुझे दरमियान में आप टोकेंगी मैं बात नहीं कर सकूंगा। मेरा मौक़िफ़ सुनिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रोग्राम में तो फिर आप ऐसे वक्त में कर लें जब आपके पास टाइम हो। सर आप मुकम्मल कर लीजिए, मेरी दरख्वास्त सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे जरा बोलने दीजिए। गुजारिश यह है कि इसको हम कतन ठीक नहीं समझते, हमारे नज़र में कतन तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जो वाक़या आपने रिपोर्ट किया ये मुझे 10 मिनट पहले आपकी तरफ से इल्म में आया और आपने मुझे अब बताया, ये वाक़या इससे पहले मेरे इल्म में नहीं आया। और जैसा कि आपके पास भी ये वाक़या 2018 का है और अब 2019 में आपके इल्म में आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती। इस 10 मिनट में जो मैंने तहकीक की, और बेहतर होता कि आप यहाँ जो इल्ज़ाम अलैह है, मुद्दा अलैह है अब्दुल हक साहब, और जिन पर इल्ज़ाम है उनको भी आप प्रोग्राम में लेती हैं और उनका मौक़िफ़ भी लेती हैं। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ, मुझे नहीं मालूम वल्लाहु आलम इसमें क्या किस हद तक सदाकत है, वो ये है कि इनके खिलाफ पर्चा हुआ, मुकदमा हुआ, इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि बच्ची की जो डेथ है वो बीमारी की वजह से हुई है, वो तशद्दुद की वजह से नहीं हुई। इसी बिना पर अदालत ने इनको रिहा भी कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या हकीकत है और सदाकत है, और जितने वाक़यात भी आपके इल्म में आए मैं समझता हूँ उनकी तहकीक होनी चाहिए और दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। हनीफ साहब अब मुझे इजाजत है, अब मुझे इजाजत है, आपका मौक़िफ़ मैंने पूरा सुन लिया है, अब मुझे इजाजत है बोलने की। तो हनीफ साहब आपने कहा कि 2018 का वाक़या है, 2019 में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो 2018 में हमने ये रिपोर्ट किया था और 2019 में क्योंकि कल आपने कहा था आप सबूत दीजिए हम कार्रवाई करेंगे, तो इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं सिर्फ एक केस आपको दिखाने के लिए। वैसे बहुत सारे केसेस हैं। इसके साथ साथ आपने कहा कि अदालत ने कहा कि बीमारी में, सर अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए हनीफ साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि 2000 इसको जो है वो रिहा कर दिया गया, रिहा नहीं किया सर, जमानत पर है। फिर इसी मदरसे के अंदर ये कारी साहब दोबारा पढ़ा भी रहे हैं, वालिदैन ये एहतजाज कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ना पुलिस की तरफ से इनके ऊपर FIR काटी जा रही थी, ना अस्पताल वाले इनके साथ कोई इनके साथ ताउन कर रहे थे। फिर आप इस पर ये बात कर रहे हैं कि बीमारी की वजह से बच्ची की डेथ हुई है, सर इनके साथ तो कोई ताउन ही नहीं कर रहा था। हनीफ साहब आप नहीं समझते कि कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या फिर इस मदरसे में तो कम से कम ये कारी नहीं होने चाहिए थे? देखिए, आपने जिस तरह अपनी बात की, मेरी बात भी सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, जो आप कह रही हैं इसको मेरा मौक़िफ़ के तौर पर मत पेश करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे इल्म में ये रिपोर्ट लाई गई, आप इसकी तहकीक करें। आप उस मुल्ज़म मुद्दा अलैह अब्दुल हक का बयान भी और दीगर जिस मुअल्लिमा का कहा जा रहा है उसको भी अपने प्रोग्राम में लें, उसका भी आप बयान लें, ताकि फरीकैन आप इससे इत्तेफाक करेंगी कि अदल व इंसाफ का तकाजा ये होता है कि दोनों फरीकों की बात सुनी जाए, ना ये कि एक फरीक की। और तीसरी बात मैंने ये कही कि आपने हमारे इल्म में, अब हम अपने ज़राए से भी इसकी तहकीक करेंगे क्योंकि हमारे इल्म में ये वाक़या आज आया और आपने मुझे बताया। दूसरी मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मैं आपसे 100% मुत्तफ़िक हूँ और आपसे ज़्यादा इस बारे में हूँ कि कतन किसी को मारना नहीं चाहिए, प्यार से पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप उन तमाम वाक़यात की अपने ज़राए से भी तहकीक और तस्दीक भी करें, और जो वाक़यात भी मुल्क में तालीम के होते हैं, खा वो तालीमी इदारा मदरसा हो या स्कूल हो, वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। कल भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा कोई जी बात तो सुनिए ना, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के वाक़यात स्कूल्स में अब ज्यादा हो रहे हैं, मदारिस में कम हो रहे हैं। हनीफ साहब जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है, स्कूल में हो रहे हैं, मदारिस में हो रहे हैं, वो सब हम दिखाते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मदारिस में तो हो ही नहीं रहे। 10 साल में 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं आपके मुताबिक, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मदारिस में भी हो रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मदारिस में नहीं हो रहा है, आप कम से कम मेरी मौजूदगी में तो वो बात मेरी नकल करें जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाक़यात मदारिस में भी होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं। हनीफ साहब कल तो आप कह रहे थे सिर्फ 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए 10 साल में। मैं अर्ज कर रहा हूँ सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तो वाक़यात वो ज्यादा है, तो आप उसको भी जरा लाइए ना, ताकि तमाम तालीमी इदारों को ये पैगाम जाए। 65 पर्चे हैं हनीफ साहब, 65 पर्चे हैं, 65 पर्चे दर्ज हुए हैं। मैं वो स्कूल्स के कितने दर्ज हुए हैं?
मैं आपसे मदारिस के हवाले से सवाल कर रही हूँ अभी। आपके इल्म में थे दो, आप विफाकुल मदारिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं या स्कूल के? आपको विफाकुल मदारिस के हवाले से इल्म नहीं है और आप मुझसे स्कूल के बारे में पूछ रहे हैं। हनीफ साहब, आप विफाकुल मदारिस के तर्जुमान हैं, स्कूल के तर्जुमान नहीं है। उनसे मैं ये सवाल कर लूंगी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, वो भी हमारे मुल्क के इदारे हैं सर। वो भी हमारे हनीफ साहब, वैसे तो सवाल पूछना सर मेरा काम है। हनीफ साहब, सवाल पूछना मेरा काम है, आप जवाब देंगे, तर्जुमान आप हैं। आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हनीफ साहब। हनीफ साहब माफ कीजिएगा, आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं हनीफ साहब। दुरुस्त है क्या मदरसे में तशद्दुद मना है कानूनन? क्या स्कूल में तशद्दुद दुरुस्त है? हनीफ साहब, आवाज को बुलंद करके या आप शोर करके बात को नहीं बदल सकते हैं। जो बच्चों का खून हुआ है उस पर पर्दा डालने की कोशिश ना कीजिए। हनीफ साहब, अल्लाह का खौफ कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अदल इंसाफ की बात करें। मीडिया गैर जानिबदार होता है, आप जानिबदार न हो। आप तमाम हकायक कौम के सामने लाएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ले आती हूँ। आप ये इल्जाम न लगाएं, आप जानिबदारी का इल्जाम न लगाएं। हनीफ साहब, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप विफाकुल मदारिस के तर्जुमान हैं या फिर ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तर्जुमान? किसके हैं आप? मैं बात इस वक्त बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या तालीम में तशद्दुद करना ठीक है या नहीं। सर, मैं आपके मौक़िफ़ बिल्कुल सही नहीं है, और अगर सही होता तो फिर हम इस पे बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने हनीफ साहब ये कहा, क्या आप वहाँ तशद्दुद को दुरुस्त कहती हैं? आपका मैं तो बिल्कुल नहीं कहती, हम तो बिल्कुल नहीं कहते तशद्दुद, इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं। रोकना है आपका मंशा क्या है कि सिर्फ तालीम में तशद्दुद को रोकना है या सिर्फ मदरसे की तालीम में तशद्दुद को रोकना है? दोनों तरफ जहाँ तशद्दुद होगा वहाँ तशद्दुद को रोकना है। लेकिन आप विफाकुल मदारिस के हैं तो इसलिए आपसे सवाल करना बनता है। उसको भी रोकें, आप उसको रोकें, आप पूरी जगह पर रोकें। मदरसे सर उसको भी रोक लेंगे, लेकिन आप तो पहले अपनी बात कर लीजिए, आप तो पहले जवाब दे दीजिए। कल तक आपके इल्म में नहीं था हनीफ साहब, कल तक आपके इल्म में नहीं था, सिर्फ 2 केसेस थे। आज आप इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लगे हुए हैं कि प्राइवेट स्कूल। आपका अपना इदारा मुल्तान में है, मुल्तान के करीब ये मदरसा। आपके इल्म में ये नहीं है, आपकी इंतजामिया ने इसकी रिपोर्ट नहीं दी आपको? हनीफ साहब, आप मुझसे कह रही हैं, वही बात अपने आप से कह लें। मुसलसल बोलने या इस तरह की बात करने से मसले का हल नहीं होता, ना कौम को आप पैगाम सही दे रही हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तशद्दुद तालीम के लिए गलत है, तालीम के अलावा के लिए गलत है। बिल्कुल गलत है, खा वो मदरसे में हो या वो किसी स्कूल में हो, और कोई भी तशद्दुद कहीं पर भी हो, जुल्म, मैं उसको गलत समझता हूँ। बिल्कुल 100% दुरुस्त, आपकी बात पूरी कौम मानती है। आप किस गवर्निंग बॉडी के सरबराह हैं हनीफ साहब? जी, आप किस गवर्निंग बॉडी के सरबराह हैं? मैं इस वक्त में अपने मुल्क की तालीम की बात कर रहा हूँ। आपका मौजू इस वक्त ये है कि तालीम के लिए तर्जुमान किसके हैं या नहीं? आपका मौजू हनीफ साहब, आप बताइए, आप अपने एजेंडे की वजाहत करें। आपका एजेंडा ये है कि आपने मदरसे को सिर्फ हाईलाइट करना है या आपका हनीफ साहब एजेंडे के इल्जामात ना लगाएं। हनीफ साहब इल्जामात ना लगाएं। इससे पहले आप कभी हमें कह रहे हैं हम बाइस्ड हैं, कभी आप कह रहे हैं एजेंडा क्या है। ये गलत, ऐसा ना करें। आप जस्टिस और इंसाफ का दामन थामे। आप जहां पर मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी का तकाजा है। आपने कितना इंसाफ का दामन थाम लिया। कल आप कह रहे हैं कि इक्का दुक्का वाकयात हुए, उस पर भी तंबीह कर दी गई। आज आपको 65 पर्चे दिखा दिए तो आप ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब चले गए। आपने सिर्फ मुझे एक वाकया बताया। सर, एक वाकया 65% है। चलें आपके एक वाकया ये वाकया मैंने आपको इसलिए बताया, ये डिटेल में इसलिए आपको बताया क्योंकि ये मुल्तान में है, आपके करीब है, आपके इल्म में होना चाहिए था, आपको इंसाफ देना चाहिए था हनीफ साहब, इसीलिए आपको बताया। वरना आप ये तो तमाम फैमिलीज लेकर आ जाएं, उसके तमाम हकाइक को सामने ले आए, दूसरे मुतल्लिका फरीकों को भी सामने लाएं, उनका भी मौक़िफ़ मालूम करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने मुझे एक केस बताया है। हनीफ साहब आपको लाए हैं ना, आपका मौक़िफ़ लाए हैं ना सामने। नहीं, आपके नजर में माशाल्लाह आदाद शुमार का बड़ा अच्छा आपका अंदाज और हिसाब है कि आपकी नजर में एक केस 65% बन गया। सर 65% तो 65 तो पर्चे हैं, ये एक केस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा काम नहीं है कि आपको बताया जाए कि यहाँ पर मामलात हो रहे हैं और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कार्रवाई करनी है या नहीं। कह चुका हूँ मैं तो हर जगह तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ, खा वो तशद्दुद किसी भी जगह हो,
तालीम के लिए हो या तालीम के अलावा हो, मैं किसी तशद्दुद को जायज नहीं समझता। मैं उसको कंडम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो हमारे एक बच्चे का खून ना पूरी इंसानियत का खून है मुफ्ती साहब। और आज आप किरण नाज को या 7 से 8 को अगर आप जवाब देने में गोल मोल बातें कर रहे हैं, तो जब आप अल्लाह के आगे आपसे सवाल होगा उस वक्त आप क्या जवाब दे रहे होंगे? मुफ्ती साहब जरूर सोचिएगा। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से आपसे कम से कम पूछा जा सके, आपके इल्म में लेकर आए कि ये वाकयात हुए हैं। अगर आपके इल्म में नहीं है, अगर आपकी इंतजामिया आपको नहीं बता रही है, तो कम से कम अब तो आप जान लें, अब इस पर कार्रवाई कर लें। लेकिन शायद आप ऐसे हसास मामले पर पर्दा डालना चाहते हैं जो आप अभी इजहार भी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। प्रोग्राम वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सियासी मामलात पर बात करेंगे। देखते रहिए 7 से 8। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर नैब और इसको लेकर ऐब इल्जामात और खदशात का इजहार करने वाले हमजा शहबाज आखिरकार नैब के सामने पेश हो गए और इस पेशी में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। ओमनी ग्रुप तर्ज पर पंजाब में भी जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। कराची के फालूदे वाले के मुकाबले में लाहौर का पापड़ फरोश करोड़ों का मालिक निकला है। पापड़ फरोश मंजूर और 5 दीगर मजदूरों से नैब ने तफ्तीश की है। पापड़ फरोश के अकाउंट से 30 करोड़ से जायद बैरून मुल्क भेजे गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक दीगर 5 अफराद के अकाउंट से भी 17 करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं। इतनी रकम बाद में हमजा, सुलेमान और नुसरत शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। जाली अकाउंट वाले अफराद ने नैब तफ्तीश में लाइलमी का इजहार कर दिया, जबकि हमजा शहबाज ने भी नैब पेशी में गिरफ्तार मुश्ताक, फजलदाद और कासिम को जानने पहचानने से इनकार कर दिया। नैब ने हमजा से सवाल किया कि आपके अकाउंट में 5 सालों में 39 करोड़ कहां से आए? हमजा ने जवाब दिया, मुझे मुकम्मल याद ही नहीं, लेकिन कुछ कर्ज लिया। नैब ने पूछा, आपकी दौलत का 80% ट्रांजैक्शन से है, क्या वजह है? जवाब में हमजा ने कहा कि मेरे तमाम असासे जायज़ ज़राए से हासिल शुदा हैं भाई। नैब ने हमजा से पूछा कि क्या आप रिकॉर्ड लेकर आए हैं? हमजा ने कहा कि नहीं, अभी मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नैब ने हमजा को कहा कि अगली पेशी पर जनाब मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ आइएगा। ज़राए के मुताबिक नैब को जाली अकाउंट से शहबाज शरीफ फैमिली के लिंक को साबित करना होगा। हमजा शहबाज नैब पेशी के दौरान सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं दे सके। नैब ने हमजा शहबाज को 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हैं। सन के मुकाबले में पंजाब जीत गया है ऐसा लगता है। नईम अशरफ भट्ट साथ मौजूद हैं, अदनान आदिल साहब साथ मौजूद हैं। फालूदे वाले का तस्करा हो गया, अब बारी है पापड़ वाले की। मैं सबसे पहले नईम अशरफ भट्ट आपकी जानिब आऊंगी। हमजा शहबाज ने नैब को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए हैं और जो इस पेशी में इंकशाफात हुए तो बड़े तहलका खेज हैं। जी बिल्कुल किरण, तहलका हेज़ इंकशाफ हैं। और अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह मुकाबला है फलूदे वाले और पापड़ वाले का, अगर रकम के आप देखें कि कितनी ज़्यादा है, तो अभी तक मेरा ख्याल है फलूदे वाला आगे है, वो तो अरबों रुपए में बात चली गई। लेकिन यहाँ पर भी स्टाइल वही है जो नैब ज़राए से पता चला है कि मंजूर नामी एक पापड़ वाला है जिसके अकाउंट से 30 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो गई थी इंग्लैंड के किसी अकाउंट में गई और वहाँ से फिर वापस आई। अब नैब का ये कहना है कि जो वापस रकम आई है, अब वो इनका दावा है नैब का कि वो हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और उनकी फैमिली के दीगर जो अफराद हैं उनके अकाउंट में आई है। इसी तरह जो दीगर 5 हैं उनमें कुछ मज़दूर हैं
और कुछ फेरी वाले हैं, उनके से भी 17 नहीं, आप कह रही थी 70 करोड़ है। उन 5 के अकाउंट से 70 करोड़ रुपए की रकम, किसी का 15 है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 22, या ऐसी रकम जो है वो मुख्तलिफ वक्तों में बाहर भेजी गई और फिर वही रकम वापस यहाँ पर आई। अब फिर मैं ये कहूँगा कि नैब को ये लिंक साबित करना है कि क्या वो रकम जो इनके अकाउंट से बाहर गई वो वाकई वही रकम थी जो इनके हमजा शहबाज या सुलेमान शहबाज या दीगर फैमिली के मेंबर्स के अकाउंट में आई। नैब का इसके बारे में ये दावा है, वो कहना है, जो उनसे मैंने पूछा कि ये आप कैसे साबित करेंगे लिंक, उनका कहना है कि एक तो एग्जैक्ट रकम है जो उसी तरह वापस आई, और दूसरा जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 10 तारीख को जो है वो पापड़ वाले के जो रकम है वो वहाँ पर पहुँची, तो 15 तारीख को उतनी ही रकम जो है वो वापस इनके अकाउंट में आई। ये उनका दावा है। अभी इनको ये साबित करना है, ये लिंक होगा। लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं कि अगर अभी आगे है और ये कुल मिलाकर जितने भी 5 लोग हैं, जो एक पापड़ वाला है और बाकी 4 मजदूर हैं, तो अगर कुल मिलाकर रकम और मजीद अगर इस तरह के अकाउंट्स देखे जाते हैं तो ऐसा इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि शायद फिर पंजाब इस मामले में भी आगे निकल जाए, जीत जाए। खैर, साथ मौजूद हैं अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, ये जो आज सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं, इससे पहले जब गिरफ्तारी के लिए आए थे तब हमने एक महाजराई देखी थी, अब फिर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि फिर कोई महाजराई की सिचुएशन पैदा होने वाली है? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई महाजराई की सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि अब तो शरीफ फैमिली को लाहौर हाई कोर्ट से इतना रिलीफ मिल रहा है और वो उनके लिए बहुत बरकत का बाइस साबित हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट जो भी केस वहाँ पे जाता है नून लीग का, उनको वहाँ से रिलीफ मिल जाता है, तो अब उन्हें महाजराई करने की क्या ज़रूरत है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर आदमी दौलतमंद हो, करोड़पति हो और बाअसर हो सियासी तौर पे, तो उसका एहतसाब करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो इतने अच्छे वकील कर सकता है, वो प्रोसिक्यूशन को ख़रीद सकता है, वो अपना केस इस तरह कमज़ोर करवा सकता है, और फिर जो लीगल लूप होल्स रह जाते हैं उसका अदालत में जाके फ़ायदा उठा लेता है। तो आप देखिए कि कभी भी पाकिस्तान में किसी करोड़पति या अरबपति आदमी का एहतसाब नहीं हो सका, और उसकी वजह यह है कि हमारा कानूनी निज़ाम ही ऐसा है कि वो इन लोगों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अमली तौर पे चोर, उचक्के, करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की जन्नत बन चुका है। आप देखिए कि यहाँ पे लोग किक बैक्स लेते हैं, कमीशन लेते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते इसीलिए हैं कि उसमें बड़ा कट मिलेगा, बड़ी किक बैक्स मिलेगी, फिर वो रकम जो है फर्जी शख्स के नाम से बाहर भेज देते हैं और फिर वहां से टीटी टेलीग्राफिक ट्रांसफर करा के अपने अकाउंट में ले आते हैं। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में आप कह रहे हैं कि जन्नत बन चुका है, लेकिन इमरान खान साहब तो ये अज़्म लेकर आए कि करप्शन करने वाले तमाम लोगों की दोज़ख बनाना है पाकिस्तान को, तमाम लोग जितने भी ये करप्शन में मुलव्विस रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया की कमी बहुत ज्यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गोटकी में आ चुके हैं, जल्द से खिताब करें, आपको वहां लिए चलते हैं। इस कठपुतली ने कहा कि खुद खुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा, मगर आज IMF के पांव में बैठा हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि IMF प्रोग्राम लेने से पहले उसकी हर अवाम दुश्मन शर्त कबूल कर ली। बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, डॉलर महंगा कर दिया। जो डॉलर 100 में मिलता था आज 142 का मिलता है। इस कठपुतली ने कहा कि वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाएगा, मगर आज मेरे नौजवान लाखों की तादाद में डिग्रीज हाथ में लिए बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। ये गरीब को घर तो क्या देते, इंक्रोचमेंट के नाम पर गरीब के सरों से छत भी छीना जा रहा है। इस कठपुतली ने कहा था कि एमनेस्टी स्कीम
असल में टैक्स देने वालों के मुंह पर तमाशा है। हुक्मरान और करप्ट अपना काला धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम्स लाती है। तो बताओ इस स्कीम में खान साहब आप किसका काला धन सफेद करना चाहते हो? अपनी ऑफशोर कंपनीज का, अलीमा बाजी की सिलाई मशीन से बनने वाली न्यूयॉर्क में जायदादों का, अलीम खान के कब्जों का, नाअहल तरीन के बेनामी अकाउंट्स का, या उन लोगों का जिनसे तुम कैंसर के नाम पर चंदा लेते हो अपनी सियासत के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए। ये ना सिर्फ झूठे हैं, ना सिर्फ धोखेबाज है, ना सिर्फ बदनीयत है, बल्कि ये मुनाफिक है। साथियों, आप इनकी मुनाफिकत से होशियार रहना। ये आहिस्ता आहिस्ता 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के अवाम के हकूक पर कब्जा करना चाहते हैं, पंजाब के अवाम का हक मारना चाहते हैं, बलोचिस्तान के अवाम को महरूम रखना चाहते हैं, पख्तूनख्वा के खजानों पर डाका डालना चाहते हैं। ये वन यूनिट की तर्ज का निजाम लाना चाहते हैं। ये फेडरेशन कमजोर करना चाहते हैं। क्या ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं? पहले भी वन यूनिट से मुल्क टूटा था और आज भी खुदा ना खास्ता वन यूनिट से मुल्क टूटेगा। ये भुट्टो शहीद का दिया हुआ मुतफिका आइन को खत्म करना चाहते हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 30 साल तक भुट्टो शहीद के दिए हुए अवामी, जमहूरी और वफाकी आइन की बहाली के लिए जिद्दोजहद करती रही। वो 1973 के आइन में आमिरों की गई तरमीमों को खत्म करना चाहती थी, उसे असल हालत में बहाल करना चाहती थी, जो कि हमने करके दिखाया। इस कानून में, इस आइन में, इसमें हमारी जिद्दोजहद शामिल है, इसमें हमारा खून शामिल है। हमने जाने दी है, हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। साथियों, आपको याद होगा कि बीबी शहीद के शहादत के बाद 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई तो मुल्क के क्या हालात थे। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। बलोच साहिल वसाइल की मालकी चाहते थे, पख्तून अपने हुकूक और शराक चाहते थे, सिंध एहसासे महरूमी का शिकार था, पंजाब से भी आवाजें उठ रही थी। हमने ना सिर्फ मुआशी हालात संभाले, NFC अवार्ड देकर सूबों को मजीद माली वसाइल मुहैया किए, 18वीं तरमीम करके मुल्क को जोड़ा, सूबों को हुकूक दिए, अवाम को उनके वसाइल का मालिक बनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। मगर ये बेनामी वजीर आजम 18वीं तरमीम को खत्म करके आपके हकूक गस्ब करना चाहते हैं।
वो मेरे घुटकी में आकर कहता है कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक दिवालिया हो गया है। सुनो कठपुतली, वफाक 18वीं तरमीम की वजह से नहीं, तुम्हारी तब्दीली सरकार की वजह से दिवालिया हो रहा है। तुम्हारी मुआशी नाअहली की वजह से दिवालिया हो रहा है। जो थोड़ी बहुत मुईशत संभली थी, जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी, वो तुम्हारी मुआशी पॉलिसीज की वजह से ज़वाल पजीर है। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, 18वीं तरमीम को छीनने की कोशिश करो, 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। साथियों, इलेक्शन मुहिम के दौरान मैंने पूरे पाकिस्तान में हर जगह कहा था कि कुछ अनासिर इलेक्शन में धांधली करके एक कठपुतली हुकूमत लाना चाहते हैं, एक ऐसा कठपुतली वजीर आजम लाना चाहते हैं जो उनके हर इशारों पर नाचे। 2018 के इलेक्शंस में तारीख की बदतरीन धांधली की गई। वोट की चोरी नहीं, बल्कि वोट पर डाका डाला गया। इस इलेक्शन में हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी को तो हमेशा की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पंजाब में मेरा रास्ता रोका गया, पख्तूनख्वा जाने के लिए मेरा जहाज को उड़ने नहीं दिया, मुझे जलसे करने की इजाजत नहीं दी गई। यहां तक के पेशावर में मेरी मूवमेंट पर पाबंदी थी, मीडिया में हमारा ब्लैक आउट करवाया गया, बलोचिस्तान में मेरे जाने पर पाबंदी थी, लिख कर दिया गया कि आप ना यहां पर जलसा कर सकते हो और ना ही यहां दाखिल हो सकते हो। और यहां सिंध में हमारे मुखालिफों के कहने पे, बिलावल भुट्टो जरदारी घोटकी में मौजूद हैं, जलसे से खिताब कर रहे हैं और एक बार फिर 18वीं तरमीम के हवाले से ही बात कर रहे हैं। कह रहे 1 यूनिट से मुल्क टूट चैलेंज भी कर दिया हुकूमत को, साथ साथ कह रहे हैं आप कोशिश करके देख लें 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की, 1 यूनिट बनाने की, तो फिर उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। इंतजार करना होगा कि अब पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, क्या अपना आगे का लाहे अमल दे रही है। हम आपसे पीर को दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।